हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए फाइटर सीरीज का 7th नंबर क्लास को कवर करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी 6 तक क्लास को कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग क्लास को लगा सकते हैं। और ये जो सीरीज है ये बिल्कुल आपका लेटेस्ट आपका सीरीज है, जिसमें कि करेंटली जितने भी पेपर कंडक्ट हुआ है बिहार एसआई रैंक के एग्जाम में, इन सभी का कलेक्शन आपको दिया गया है। साथ ही साथ लेटेस्ट जितने भी आपका घटना चक्र आधारित है इन सभी का कलेक्शन आपको दिया जा रहा है, जो कि एक टेस्ट सीरीज के रूप में प्रिपेयर किया गया है, ताकि आप खुद को जज कर पाएं कि आपका एक्यूरेसी क्या है। तो आप अच्छे तरीके से इसको लगाइए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। तो आइए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चंस का जो लेवल है ये काफ़ी बेहतरीन है आपके एग्जाम के लिए, और बिल्कुल आपका सटीक जो है इसमें क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने लायक सभी प्रश्न आपके इंक्लूड किया गया है। तो आइए साथियों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी प्रश्न को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि सभी ने देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो देखिए 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और ये कहाँ से, तो साबरमती से किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, और देखिएगा आप इनमें से कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रेजेंट डायरी पुस्तक किसने लिखा है। जयप्रकाश नारायण, मुंशी प्रेमचंद्र, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग कि प्रेजेंट डायरी जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रेजेंट आपका डायरी नामक पुस्तक लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1928 में साइमन कमीशन का भारत में किस उद्देश्य से आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, जबकि भारत आगमन 1928 में होता है, जिसमें केवल जो है 7 अंग्रेज सदस्य थे, जिस कारण से लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। देखिए 2025 का जो भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स अपडेट किया गया, इसको लेकर के काफ़ी सारे छात्रों का डिमांड था। उसका देखिए कंप्लीट जो आपका मटेरियल है इसके अंतर्गत आपका इंक्लूड है। हालांकि वो भी अलग से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीका से आपको क्लास प्रोवाइड किया जाता है बिहार एसआई के लिए। ऐसा नहीं कि आज लूसेंट पढ़ा रहे तो कल आपका दूसरी जगह का टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हो जाएगा, फिर और कहीं का आपका घटना चक्र शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, जिस भी चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा ये कंप्लीट आपका चलेगा। जैसे दृष्टि का क्विक बुक अभी आपका चल रहा है, साथ ही साथ 2022 का जो लेटेस्ट अभी नोट्स अपडेट हुआ है ये चल रहा है, और आपका टेस्ट आपका सीरीज चल रहा है जिसका कि फाइटर सीरीज मैंने नाम दिया हुआ है। तो इसको आप कंप्लीट लगाइए। 3 सीरीज जैसे आपका खत्म होता है इनमें से कोई भी, तो नेक्स्ट आपका सीरीज आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। और देखिए जिन भी छात्रों को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करना, मात्र आपको 99 में कंप्लीट इसका कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ होमवर्क जो सीरीज अभी आपका लेटेस्ट लॉन्च किया गया है और जो भी आपका नोट्स अपडेट किया गया है, चाहे घटना चक्र हो या कोई भी बुक हो, यहाँ पर कंप्लीट आपको चीज़ें चलाई जा रही है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत मेन बात यह है कि इसमें आपको कंप्लीट आपका कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेक्चर वाली क्लास। तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे बिहार जो है आपका @BIHAREXAM, ध्यान रखेंगे बिहार एग्जाम 44। आप जैसे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आईडी दिखेगा, उस पर आपको बिहार एसआई लिख करके मैसेज करना है। 99 आपको पेमेंट करना है, जस्ट आपको ज्वाइन कर लिया जाता है। तो आप सभी लोग @बिहार एग्जाम 44 लास्ट में लिख करके आप टेलीग्राम में सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे, जो आईडी दिखेगा उस पर आपको बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर देना है, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्रपंथी था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्रपंथी था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल। किसने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी का। अस्पृश्यता से रिलेटेड जो है आपका जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 17 के अंतर्गत किया गया है। तो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आर्टिकल आपका 17 के अंतर्गत है। और अस्पृश्यता को अगर जो है भगवान अगर इसको सहन कर लेते हैं तो ये से जो है आपका भगवान नहीं माना जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी का है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट
मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है कि प्रातः काल में गाए जाने वाला राग क्या है? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग तोड़ी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, कहा जा रहा है कि महानतम प्रतिहार राजा था धर्मपाल, हर्ष, महिभोज, महेंद्रपाल। महानतम प्रतिहार राजा कौन थे? तो देखिए हमारा राइट आंसर है, इसे कहते हैं महिभोज। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है? बताएंगे राइट आंसर क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार का बौद्ध जो है आपका पाठ है जिसे कहा जाता है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स बात करें कि जो आपका तवांग मठ है, जो कि बौद्ध का सबसे बड़ा मठ है जिसे हम लोग तवांग मठ कहते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। बिहार एसआई ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में सही दिया गया है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1 के अंतर्गत आपका भाग और जो है अध्याय संघ और जो है आपका राज्यों के बीच विधायी के संबंध में चर्चा किया गया है। कहाँ पर? तो भाग आपका 11 और अध्याय 1 के अंतर्गत। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करना, पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और जो है राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय आपका 1 है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों आपका किया गया है तीसरी आपका भाग के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्य के वेतन और भत्ते यानी पेंशन का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो आपका राइट आंसर है डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग से ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो आंसर करेंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघ जो है आपका संघात्मकता के तंग से ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जाता है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में उद्देशिका में संशोधन किया जाता है और इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? सभी व्यक्ति कानून के नज़र में समान होंगे, इसका वर्णन आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आर्टिकल पूरा क्लियर रखिए क्योंकि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिर्फ आर्टिकल से ही आपके पूछे जाते हैं। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में टोटल 7 प्रकार का फंडामेंटल राइट था, जिसमें कि आपके 44वां संविधान जब संशोधन होता है कब? तो ये आपके 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, तो संपत्ति के अधिकार हट जाता है और इसे आर्टिकल 300 के ए में आपका डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अभी जो वर्तमान में संविधान में अगर बात करें कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, तो आर्टिकल 300 के ए में है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, ठीक है, जिसे कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? चलिए आंसर इसका लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो देखिए अगर फ्रेंड्स बात करें हम लोग मूल कर्तव्य का,
तो आंसर करेंगे। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो ये आपका देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका एक संरक्षण जो है भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, तो वन प्राणी को संरक्षित रखना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। संसद का सदस्य बनना है तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पर्वत जो है पदीय प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पर्वत जो है ये पदीय प्रदेश है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका शिवालिक का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौ अयस्क उत्पन्न करता है। देखिए कल मैंने दृष्टि के क्विक बुक में इस प्रश्न को आपको कवर कराया था। अब आंसर आप लगाइए। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश और ओडिशा। कल मैंने ओडिशा को लेकर के आपको बताया था, तो ध्यान रखेंगे। भारत के कौन से 2 राज्य हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क का जो है या फिर लोहे का जो है सबसे बड़े पैमाने पर अयस्क संपन्न है, तो आपका देखिए मध्य प्रदेश और ओडिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किलिमंजारे एक है। तो फ्रेंड्स देखिए बात हो रही है यहाँ पर आपका किलिमंजारे का। किलिमंजारे क्या है, तो किलिमंजारे की अगर बात करेंगे तो ये आपके आग्नेयगिरी है जिसे हम लोग किलिमंजारे कहते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो देखिए हाजीपुर आपका राइट आंसर, डी करेक्ट है। ये आपके बिहार के अंतर्गत रेलवे का जोन हाजीपुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है जो कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत आता है। देखिए पूछा जाता है कि जो आपके चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कटक के अंतर्गत है। जो कटक है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपके ओडिशा नदी के तट पर, महानदी के तट पर आपके अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की अगर दोस्तों बात करें सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हीराकुंड बांध ही है जो ओडिशा राज्य के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, उपर्युक्त में से अधिक किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपका बिहार एसआई का पूछा हुआ है कि काली मृदा सबसे अधिक जो है ये किस राज्य में पाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के अंतर्गत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंद्रा और भाग नदियां किस क्षेत्र में बहती है। चंद्रा और भाग नदियां भारत के अंतर्गत कहाँ पर बहती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में बहती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य क्या है। देखिए भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वें नंबर पर, तो देखिए 12वें नंबर पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये हमारा बिहार आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें सबसे जो है बड़ा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान। ध्यान रखेंगे सबसे पहले आपका राजस्थान आ जाएगा। जबकि आप जनसंख्या घनत्व के मामले में देखेंगे तो ये आपका बिहार आ जाएगा। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यूपी। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ पर जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नांकित में से किस पहाड़ी पर चाय की बागान नहीं है। तो चाय की बागान आपका कानन देववन में है, नीलगिरी में है, दार्जिलिंग में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरनार। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चाय का देखिए जो जन्मभूमि है ये फ्रेंड्स आपके माने जाते हैं असम को। कई बार प्रश्न आपके आए भी है चाय का जन्मभूमि कहाँ पर माने जाते हैं, तो असम को माना जाता है। और दार्जिलिंग में जो है आपका चाय सबसे पहले आपका जो है ये आपका उगाया गया था। बिहार की अगर बात करें तो किशनगंज के अंतर्गत चाय का उत्पादन आपके अधिकतम मात्रा में किया जाता है। और किशनगंज के अंतर्गत ही बिहार में क्या है कि सबसे अधिक जो है बारिश होती है। सूखा प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये गया और औरंगाबाद को जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। बिहार के अंतर्गत अगर पूछा जाता है कि जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पूर्णिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। अगर आप देखेंगे स्टेट में तो ये आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जूट का सबसे अधिकतम उत्पादन किया जाता है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो आपके चाइना में सबसे अधिक जो है आपका जूट का उत्पादन आपका किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी जो है आपका सीमा लगती है, तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए उत्तोलक जो होता है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि 3D फिल्मों को देखने हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस सेट को नहीं लगा रहे हैं तो आप इसको अवश्य लगाइए, क्योंकि इस सेट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये काफ़ी बेहतरीन है। मैं आपको बार बार सजेस्ट भी कर रहा हूँ। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 3D फिल्मों को देखने हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें आपका पोलाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है।
देखिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पीएच स्केल को डेवलप किया है जिसमें कि आपका 7 मिड और फिर आपका 14 तक और इधर आपका 0 तक होता है। 7 से अगर कम होगा तो इसमें आपका H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा और ये उतना ही अम्लीय गुण को बढ़ावा देगा। अगर OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है मतलब 7 से अधिक होता है तो ये आपके क्षारीय गुणों को बताएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है तो 7 से कम हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? भौतिक प्रक्रिया नहीं है तो फलों का पकना ये आपका केमिकल चेंजिंग है, बी आपका राइट है। क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, जल में शर्करा का विघटन, ये सभी आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? डायनासोर एक प्रकार के जो है मीसोजोइक पक्षी था, ध्यान रखिएगा। डायनासोर किस प्रकार के जीव था तो ये आपका मीसोजोइक एक प्रकार का पक्षी था, बी हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए अगर बात करें हम लोग बहुत पहले का तो जिसमें कि पूरी तरीका से जो है सभी चीज़ें डेवलप नहीं रहता था, इसे हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती है ये पूर्णतः डेवलप होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज किया था? कोशिका की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेकिन इन्होंने दोस्तों आपका मृत कोशिका का खोज किया था, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो देखिए बात करें हम लोग कि निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप है, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा करंज, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी जो है आपका राइट है। अगला प्रश्न है पूछा आ रहा है कि करनाल बंट किस फसल का रोग है? करनाल बंट किस फसल का रोग है? तो देखिए आपका राइट आंसर है गेहूं का। पूछा जा रहा है कि करनाल बंट किस प्रकार का फसल है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा गेहूं का। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? देखिए दिया गया है सभी ऑप्शन आपके सामने, इसको पहले अच्छे से आप स्टडी कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी के कारण से होता है, ये यौन संचारित नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे तो AI आपका DS यौन संचारित होता है, जिसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो HIV वायरस के कारण से होता है। इसे हम लोग ह्यूमन इफिशियंसी वायरस भी कहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके अलावा आप याद रखिए कि जो आपका HIV है ये मुख्य रूप से आपका लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि को नष्ट करता है, जो WBC का भाग होता है। तो पूछा जाता है कि जब एड्स हो जाता है जो किस प्रकार के ग्रंथि को जो है नष्ट करता है, तो ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि को नष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है स्कर्वी। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा, कॉर्निया द्वारा, रेटिना द्वारा, लेंस द्वारा, तो हमारा राइट आंसर है परितारिका के द्वारा। नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है परितारिका के द्वारा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखिए ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, कहलगांव। ये कहाँ पर है तो आप ध्यान रखेंगे, ये भागलपुर जिला के अंतर्गत आता है, बिहार के भागलपुर जिला के अंतर्गत आता है, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिशु नागवंश से संबंधित था। तुरंत आंसर आपका निकलना चाहिए। लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो अग्नाशय के अंतर्गत लैंगरहैंस द्वीप पाई जाती है। अग्नाशय हमारा बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जबकि पहले नंबर पर आपके आते हैं यकृत, ध्यान रखेंगे यकृत आता है। और देखिए पूछा जाता है इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का मास्टर ग्रंथि कहलाता है और यह सबसे छोटी ग्रंथि होता है, जिसे जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। अमाशय देखिए इसमें इसके अंतर्गत आपका HCl पाया जाता है, जो भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से आपके उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पूछा गया है कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। कल आपको मैंने कवर करा दिया है, जो कि मैंने आपका क्विक बुक दृष्टि का भी लिया हुआ है, जो बिहार SI के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है। तो आप देखिए वहाँ से आपका इसी सेट में, मात्र एक सेट में आप देखिए कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका एक ही सेट में आपका आ गया। कम से कम तो आपका जरूर इसमें आपका 4 क्वेश्चन इसमें आपका हूबहू आपका मैच किया है, तो आप दृष्टि को अवश्य लगाइए, क्योंकि वो बिहार जो है आपका SI के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ से आपके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस कारण से उस बुक को सजेस्ट किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था। और देखिए सबसे पहले कृषि का साक्ष्य जो हुआ था ये फ्रेंड्स आपके होते हैं मेहरगढ़ से, बी आपका राइट है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का जो है आपका दिया गया था। राजस्व में रैयतबाड़ी का प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। राजस्व में रैयतबाड़ी जो प्रथा है इसका प्रयोग प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया था, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा राजस्व में रैयतबाड़ी का प्रयोग जो है प्रारंभ किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, अल-बरूनी के द्वारा, बी आपका राइट है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है, बल गति कार्य त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, त्वरण के द्वारा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। समय के साथ वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है जिसे हम लोग लिखते हैं केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। गति का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो तुरंत आप इसको नोट डाउन करिए और कंप्लीट आप रिवीजन करिए। सेशन आपका खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट करना है ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।